हेलो, नमस्कार साथियों। तो मैं हूं आपका दोस्त सत्यम पांडे और आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि कॉनकेव लेंस पे बेस्ड होंगे। सही है दोस्त। तो अभी तक हमने लाइट में बहुत सारी बातें कर ली हैं और बातें करते 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 आज हम उस आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं जहां लाइट चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा दोस्त। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि आज किस चीज पे न्यूमेरिकल्स होगा, तो न्यूमेरिकल्स होगा लेंस फॉर्मूले पे, मैग्निफिकेशन पे, पावर पे, यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्त, किस पे होगा? आज होगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जो हमने पढ़ा था ना, उस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। सही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। मैं आपको कुछ चीजें याद दिला देता हूँ, है ना, कुछ चीजें मैं याद दिला देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं लेंस फॉर्मूला। क्या याद दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्त? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या था? अरे देखो ना, क्या था? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऐसा ही था कुछ? हाँ जी मेरे दोस्त, आपको ध्यान हो ये क्या है? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, सबको साइन के साथ पुट आ देना है मेरे दोस्त। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको v अपॉन u भी लिख लेते हैं, v अपॉन यू भी लिख लेते हैं मेरे द्वारा। नहीं, ये माइनस तो मिरर में होता था, माइनस तो मिरर में होता था। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? लेंस पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। तो लेंस, अच्छा मिरर में ध्यान देंगे आप तो ये भी प्लस होता था, पर लेंस में ये भी माइनस होता है और इधर वो ये वाला भी क्या होता है? प्लस होता है मेरे दोस्त। सही है। पिछली क्लास में मैंने मैग्निफिकेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा। पिछली क्लास में मैंने ये भी बता दिया है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो क्या होगा। हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अभी तक। आज की क्लास में हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स में मेनली ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे और एक फॉर्मूला और यूज होगा, पावर इक्वल टू 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट। क्या होगा दोस्त? 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट। अगर एक लेंस है तो पावर सिंपल सिंपल 1 अपॉन एफ हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा लेंस है तो उसका क्या करेंगे? एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। और भाई साहब वो एफ इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? तो देखिए कैसे निकलेगा। 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू हर एक लेंस का इंडिविजुअल फोकल लेंथ का 1 बाई एफ निकाल दीजिए। 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ 1 प्लस 1 बाई एफ 2 प्लस, हे भगवान, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया है? प्लस डॉट 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 डॉट, जितने सारे लेंस हो गए। सही है क्या? ये कर लेंगे क्या आप? हाँ जी। 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए अपने वीडियो को कि कैसा आ रहा है। चलिए 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 दोस्त, एक नंबर, सब कुछ एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं थोड़ी बात और याद दिलाता हूँ आपको। अगर ये कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है मेरे दोस्त? कॉनकेव। अगर ये कॉनकेव लेंस है तो इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस किधर होता था? इधर होता था। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो जिस पॉइंट पर वो मीट करती हुई अपीयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। तो आमतौर पर कन्वेंशन के लिए हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? फोकल लेंथ। क्या हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को नहीं बोलेंगे फोकल लेंथ? बोलेंगे। वो भी क्या होता है? फोकल लेंथ ही होता है। पर साइन के हिसाब से हम किसको फॉलो करते हैं? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को। तो इधर कहीं F2 होगा और इधर कहीं 2F2 होगा, इधर कहीं F1 होगा और इधर कहीं 2F1 होगा मेरे दोस्त। तो ये एक रफ सा आइडिया मैं आपको दे दिया हूं और अब क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। किसकी होगी मेरे दोस्त? आपकी होगी। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ये है कॉनकेव लेंस, ये मैं अपर्चर ड्रॉ कर रहा हूं और ये कहीं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है मेरे दोस्त। अभी अभी मैंने आपको याद दिलाया है कि इधर क्या आएगा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस,
और इधर क्या आएगा 2f2। इधर क्या है, ये तो ऑप्टिकल सेंटर होगा, इधर क्या आएगा f1 और इधर क्या आएगा 2f1। सही है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मान लो ऑब्जेक्ट ना इंफिनिटी पे कहीं रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे कहीं रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अभी हमें उसको डिस्कस करना है। सही है क्या? चलो अब देख लेते हैं दोस्त इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, पहले हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है भैया v बता दो, आप m बता दो, और आप हाइट ऑफ इमेज बता दो, और इसका पावर भी बता दो। और इसकी फोकल लेंथ ना हमें दे रखी है कितनी, 1/20 सेंटीमीटर, 1/20 नहीं 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है दोस्त? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। तो यहाँ से कैसी रेज आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी। किसके पैरेलल आ रही हैं ये रेज? मान लेते हैं कि ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेकिन हर बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि इसके पैरेलल आएगी। अब ये क्या करेगा? रेज को डाइवर्स करेगा। क्या करेगा मेरे दोस्त? रेज को डाइवर्स करेगा। तो जब रेज डाइवर्स होंगी तो वो कुछ ऐसे ऐसे दूर चली जाएंगी, और जब आप इधर देखोगे तो क्या ये रेज इधर कहीं मिलेंगी? नहीं, इधर तो रेज मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो फिर हम पीछे जाएंगे और पीछे हमें रेज यहाँ किसी पॉइंट पे F2 पॉइंट पे मिलती हुई दिखेगी। तो इमेज बनेगा कहाँ? F2 पे। F2 की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारे कैलकुलेशन से आंसर कितना आना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। क्या ये आंसर 20 सेंटीमीटर आएगा मेरे दोस्त? अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये तो मैं बस ये दिखा रहा था कि यार अपने को अपना इमेज F2 पे बनना चाहिए, मैथमेटिकली कैलकुलेशन से भी हमारा आंसर यही आना चाहिए। आइए करते हैं, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो लेंस फॉर्मूले लगा लेंगे। यार लेंस फॉर्मूला होता क्या है? क्या है लेंस फॉर्मूला? याद आ रहा है क्या आपको? लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अरे भैया u कितना होगा? ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला नेगेटिव कितना, -20 सेंटीमीटर। सही है क्या? u कहाँ है? u तो इंफिनिटी है, ये f हो गया। u कितना होगा? u तो हो जाएगा इंफिनिटी। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, 1/v माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है? -20। तो ये 1/v, अरे भाई साहब ये 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0। कोई कोई बोलता है यार ये कैसे 0 हो गया? देख लो यार कैसे 0 हो जाएगा। ये देखो 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 0.1। 1/100 की वैल्यू कितनी होती है? 0.01। 1/1000 की वैल्यू कितनी होती है? 0.001। 1/10,000 की वैल्यू कितनी होगी? 0.0001। मतलब जैसे जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो किधर भाग रहा है दोस्त? ये वैल्यू 0 की ओर भाग रहा है। किधर भाग रहा है? 0 की ओर। तो जब ये डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट मतलब बहुत 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 बड़ी वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी दोस्त। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हम थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो हम बोलेंगे 0 नहीं होगी, 0 की ओर टेंड करेगी। सही है क्या? पर अभी तो हम 0 लिख लेते हैं। तो 1/v ये तो 0 हो गया, इक्वल टू माइनस ऑफ 1/20। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -20 सेंटीमीटर। अरे ये नेगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है? ये नेगेटिव तो हमें ये बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में होगा, और कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर तो फोकस ही है। अरे बोलो ना, बात समझ आ रही है क्या दोस्त? चलिए आइए, तो हमने इमेज डिस्टेंस तो निकाल लिया बड़े आसानी से। तो अब किसको निकालना है? अब हम निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन को। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। यार देखो हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का तो अता पता ही नहीं है, हमें क्या पता है? v और u का पता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यार चलो मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन यूज करते हैं, v अपॉन u यूज करते हैं। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है -20 और u की वैल्यू कितनी है?
इंफिनिटी। तो अरे भैया ये कितना हो जाएगा, जीरो है नहीं, ये कैसे, ये तो 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो होता था, ये तो 20 अपॉन इंफिनिटी, ये कैसे अरे देखो देखो देखो, ये कितना हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी इंटू -20 लिख सकता हूँ क्या, ये जीरो इंटू भाई साहब कितना बड़ा नंबर आया है, कितना बड़ा नंबर आया है। अरे ये भी तो जीरो ही होगा। चलिए जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है दोस्त, जीरो। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, जीरो। अब मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये आ रहा है जीरो, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू जीरो इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी क्या आ गया, जीरो। क्या आ गया, जीरो। इसीलिए तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो इमेज बनता है उसकी साइज क्या होती है, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। क्या होती है दोस्त, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। बात समझ आ रही है क्या आपको। चलिए अच्छा एक बात बताओ, अगर पॉइंट साइज जो है तो उसकी हाइट जीरो कैसे, अरे यार ये लो, ये पॉइंट है, इसकी हाइट बताइए अब क्या है। पॉइंट को हम बोलते हैं वो डायमेंशन लेस होता है, ना तो लेंथ होता है उसके पास, ना ब्रेड्थ होता है और ना ही हाइट होता है। तो इसके पास तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो इसके पास तो हाइट भी नहीं है, तो हाइट नहीं है तो क्या हाइट बताएंगे, जीरो। बात समझ आ रही है क्या, हाँ जी। चलिए आइए, हमने ये 3 पार्ट कर लिया, पावर की बात करते हैं कि पावर क्या हो जाएगा। तो पावर होता है 1/f, ये सिंगल लेंस है तो 1/f, तो f की वैल्यू कितनी 20, तो 1/20 क्या 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 डायोप्टर, 1/20 डायोप्टर। तो हमने सारा का सारा पार्ट इस क्वेश्चन का कर लिया है। चलिए आइए इसको कॉपी करिए, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 का 4 4 2 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोस्त। आइए एक और लेंस की बात करते हैं, कौन सा लेंस होगा ये, अरे भैया आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव पढ़ने वाले हैं, और वो भी ये हमारा कॉनकेव का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव के 2 ही केस बने थे, हम दोनों केस पे क्वेश्चन करेंगे और क्या चाहिए अपने को। इसका भी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त यहाँ पर कहीं होगा f2 और यहाँ पर कहीं होगा 2f2। ऑब्जेक्ट, दूसरा केस क्या बना था, ऑब्जेक्ट आप चाहे कहीं भी रख लो, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख लो, इमेज कहाँ बनता था, f2 और o के बीच में। आप इधर कहीं भी रख लो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 2f2 के बाद रख रहा हूँ या इसके बीच में रख रहा हूँ, कहीं भी रख लो, इमेज कहाँ बनेगा, o और f2 के बीच में। मेरे दोस्त मैं कहता हूँ ना कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते हैं, कहाँ रख लेते हैं, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर इसकी हाइट ले लेते हैं कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम कैसा था याद करिए, फिर से इस क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपने को 3-4 चीजें निकालनी है कि v बताओ, मैग्निफिकेशन बताओ, हाइट ऑफ इमेज बताओ, पावर तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, ठीक है। ये लेंस थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, ठीक है, इसको यहाँ ऐसा कर लेते हैं, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इससे जो कुछ रेज आएंगी, एक रे कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। जब ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो ये ऐसे ये रे क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी मेरे दोस्त, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी और वो बिना डेविएशन के चली जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, मतलब हमारा इमेज कुछ इस पॉइंट पर बनने वाला है मेरे दोस्त, इस पॉइंट पर हमारा इमेज बनने वाला है। मतलब इमेज कैसा होना चाहिए, डिमिनिश्ड होना चाहिए, है। ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज छोटी होनी चाहिए, बात सही है क्या, करते देखते हैं। और बनना किधर चाहिए, 0 से 20, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से f2 के बीच में, मतलब वो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 0 से 20 के बीच में ही होनी चाहिए। निकालते हैं, देखते हैं क्या हमारी बातें सही हैं। हमें पता है यार कि 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f। तो 1/v, v कितना, अरे यार ये तो निकालना है, 1/u, u कितना, ये मान लेते हैं ना, क्वेश्चन में ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में है तो इसको 50 नहीं, क्या लिखेंगे, -50 इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू 20, क्या +20 लिख देना ही, -20 लिखना पड़ेगा। चलिए आइए
1/v प्लस 1/50 इक्वल टू ये कितना हो गया -1/20। तो 1/v इक्वल टू -1/20 और -1/50। तो 1/v कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका एलसीएम लीजिए, ये आएगा 100, तो ये 5 टाइम्स कैंसल, -5 और ये -2, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/7। कितनी -100/7। मतलब ये क्या बता रहा है कि जो डिस्टेंस है ये ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में होगा। अच्छा कितना होगा 100/7। 100/7 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा होगा 7 एकम 7 और ये 7 14 पॉइंट समथिंग आएगा, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी कि 0 से 20 के बीच में लाई करना चाहिए। तो मेरे दोस्त ये 0 से 20 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब अभी तक हमारा सारा काम सही सही चल रहा है। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम HI/HO मतलब हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो HI/HO का तो यूज नहीं कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं V/U का। मेरे दोस्त V की वैल्यू कितनी है -100/7 और U की वैल्यू कितनी है -50, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 100/7 इंटू 50, ये कितना आ गया 2/7। मेरे दोस्त मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, मतलब इमेज कैसी होगी डिमिनिश्ड। अरे भाई साहब यही तो डिस्कस किए थे कि इमेज कैसी होगी डिमिनिश्ड। मेरे दोस्त मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब इमेज कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा तो मैग्निफिकेशन कितना आया 2/7। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरे दोस्त तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 2/7 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हुआ 2/7 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, यानी कि 10/7। कितना आया 10/7, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर है, ये 1 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि इंग्लिश। बात समझ आ रही है क्या? तो देखो सिंपल सा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए कुछ अलग अप्रोच लगाएंगे, कॉन्केव के लिए कुछ अलग अप्रोच लगाएंगे। भैया सारे नियम सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ एकदम एक जैसा करना है, बस आपको थोड़ा सा ना फोकल लेंथ का ख्याल होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ कैसा है नेगेटिव। इन चीजों का खासा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आइए कुछ लेंस का हो ना कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेंस का कुछ और क्वेश्चन, मतलब इसका नहीं, पावर वगैरह निकालते हैं, 2-4 लेंस मिला के, है ना 1/f इक्विवेलेंट का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि यार देखो एक लेंस ऐसा है और यहीं पर एक दूसरा लेंस ऐसा मिल गया है और फिर एक लेंस ऐसा मिल गया है, यहीं पर बना है और ऐसा लेंस। ये कौन सा लेंस है यहाँ देखो तो कॉन्वेक्स, ये कैसा है कॉनकेव, और फिर ये कैसा बना कॉन्वेक्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं ढेर सारे लेंस को कंबाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त ढेर सारे लेंस को कंबाइन कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन बन गया मेरे दोस्त। तो ये सारे थिन लेंस है ना, तो ऐसे 3 लेंस को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका जो फोकल लेंथ है वो है 20, ये कॉन्वेक्स वाले का भी 20 है, इस वाले का जो फोकल लेंथ है ना वो 50 है। हमसे पूछा गया है फाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन of the lenses, है ना। ये लेंस जो है इनका क्या करना है, जो कॉम्बिनेशन है ना, 3 लेंस दिख रहा है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ना इससे इसका ओवरऑल पावर हमको निकालना है। तो पावर होता क्या है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं दोस्त कि पावर होता क्या है तो 1/f इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट फोकस कैसे निकलेगा तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f
f3 क्योंकि 3 तो लेंस है, तो 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोस्त 1/f1। f1 कितना है 20, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये क्या होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव, प्लस 1/f2 ये क्या है कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, प्लस ये फिर से क्या आया कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। बात समझ आ रही है क्या, सबको साइन के साथ ही पुट करना है अपने को। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया 1/20 माइनस 1/50 प्लस 1/20। मेरे दोस्त इसका एलसीएम ले लीजिए कितना होगा 100, ये 5 माइनस 2 ये क्या हो गया 5, तो ये कितना हो गया 8/100, तो 4 और ये 25। तो मेरे दोस्त 1/f इक्विवेलेंट कितना आया 1/f इक्विवेलेंट कितना आया 4/25। तो f इक्विवेलेंट कितना आया 20। अच्छा f इक्विवेलेंट तो निकालना भी नहीं है अपने को तो 1/f इक्विवेलेंट ही निकालना है, तो 1/f इक्विवेलेंट के बराबर ही पावर होता है, सिंस पावर इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, इसलिए ये पावर कितना हो जाएगा 4/25 डायोप्टर। आप चाहें इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है क्या। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ तूफानी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए एक टाइप का क्वेश्चन और है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब वाला, हम एक बार उसको करते हैं, फिर उसके बाद हमारा लाइट चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा मेरे दोस्त। आइए इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम ढेर सारा ज्योमेट्री वगैरह यूज करने वाले हैं। मैं इसको भी रेज कर लेता हूँ क्योंकि अब इसका यूज खत्म हो चुका है। ये भी गा रहा होगा ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं। आइए एक सिनेरियो देता हूँ मैं आपको, इधर ही दे देता हूँ। ये 3 रेक्टेंगुलर स्लैब हैं, एक तो ये है, या फिर ऐसा मैं बनाता हूँ इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तीनों अलग अलग होंगे। ये 3 रेक्टेंगुलर स्लैब है ना। तो अगर आप ध्यान दें तो इसकी म्यू की वैल्यू मैं दे देता हूँ 4/3, इसके म्यू की वैल्यू मैं दे देता हूँ 3/2, और इसके म्यू की वैल्यू है 3/2, और इसके म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके म्यू की वैल्यू मैं दे देता हूँ क्या दे दूँ 2 दे देता हूँ। चलो ये क्या है 2। हमको क्या करना है, यहां से एक रे इंसिडेंट हो रही है मेरे दोस्त, यहां से एक रे इंसिडेंट हो रही है। अब ये रे इधर से कहीं से बाहर निकलेगी, इसका एक्चुअल पाथ तो ये है ना, इसको जाना तो था ऐसा, लेकिन हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में कि यहाँ क्या होती है लेटरल शिफ्टिंग हो जाती है, रे को निकलना था ऐसे, वो रे कुछ शिफ्ट होके निकलती है। अरे बोलो ना, सही बात है क्या, हाँ जी। चलिए आइए तो बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो रे है ना ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से ना 30 डिग्री पर इंसिडेंट होती है नॉर्मल से, 30 डिग्री पर नॉर्मल से इंसिडेंट होती है। तो हमें तो पता है कि अब ये रे क्या होगी, रेयरर मीडियम था और ये किससे कहाँ मूव कर रहा है डेंसर में ना 4/3, 1 से ज्यादा है, ये एयर मान लीजिए इधर एयर है ना, तो ये रेयरर मीडियम था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, क्योंकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते हैं, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं, एयर या फिर वैक्यूम का। हम बोल रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो लाइट किधर बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये लाइट कुछ ऐसी बेंड हो गई। अब यहाँ पर कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ R1। अब फिर यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है क्या। अब यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा जिसको हम बोल दे रहे हैं θ1, क्या बोल रहे हैं θ1। फिर से ये 4/3 है ना, 4/3 का मतलब कितना हुआ 1.4/3 ना, तो 1.33 समथिंग है ना, ये 1.33 समथिंग आया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा
1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.33 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। तो अब ये वाला क्या हो गया, रेयरर मीडियम, और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो अब रे किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर बेंड होगी दोस्त, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब रे किधर आ गई, इधर बेंड हो गई। ठीक है, अब ये वाला एंगल θ1 है, तो ये वाला एंगल हम R2 ले लेते हैं। ये एंगल क्या ले लेते हैं, R2। फिर यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो। फिर यहाँ पर जब आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा, ये एंगल फिर से आप ले लो θ2। अब यहाँ से ये रेयरर मीडियम, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, तो रे किधर मूव करेगी, टुवर्ड्स द, रे किधर मूव करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा दोस्त, ये एंगल हो जाएगा हमारा R3, और फिर यहाँ पर ये रे F कुछ भागेगी, और ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, θ3। अब ये देखिए, ये 2 और ये 1, तो ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम, तो रे किधर मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये जो रे है ये रे के एक्चुअल पाथ से पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्चुअल पाथ के पैरेलल हो जाएगी। और ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं दोस्त, लेटरल शिफ्ट। और ये जो एंगल बना ना, ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। मतलब इस स्लैब से रे किस एंगल से बाहर आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमसे क्या पूछा गया है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। हमसे ये सारी बातें पूछी गई हैं। कौन कौन सी बातें मेरे दोस्त, हमसे पूछा गया है कि बताओ R1 क्या होगा, θ1 क्या होगा, R2 क्या होगा, θ2 क्या होगा, R3 क्या होगा, θ3 क्या होगा, और E क्या होगा। अरे भाई साहब, इतनी सारी बातें। हाँ, सारा एंगल अपने को निकालना है। क्या हम निकाल पाएंगे, अरे बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, हमने तो सब कुछ सीखा है, सिर्फ सेल्स लॉ लगाना है, बात खत्म हो जाएगी। आइए, इसको ना मैं इंटरफेस 1 बोलता हूँ, ये इंटरफेस 2 है, ये इंटरफेस 3 है, और ये इंटरफेस 4 है। ठीक है, आइए मेरे दोस्त, मैं बोलता हूँ कि यार देखो, पहले इंटरफेस पर क्या हो रहा है, एट इंटरफेस 1 क्या हो रहा है, पहले इंटरफेस पर लगाओ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स, अच्छा एंगल R1 निकालना है ना, ये वाला एंगल दे रखा है, तो R1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, अपना काम हो जाएगा दोस्त। तो आइए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये वाला एंगल, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, तो 1 इनटू sin 30। देखो होता क्या, मैं ये कैसे कर रहा हूँ, इसको, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। अगर ये दोनों मीडियम की बात करें तो sin I अपॉन sin R कितना होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। तो ये मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है और इसका μ1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बाई μ1। अगर दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जा रहा है, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। अरे बोलो ना, चलिए आइए। तो ये μ1 क्या है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये वाला एंगल का साइन, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये वाले एंगल का साइन। उसी तरह हर जगह हम ये स्नेल्स लॉ लगाते जाएंगे। ठीक है दोस्त, आइए अपने काम पे हम लग जाते हैं। चलिए, तो क्या करना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस एंगल का साइन, ये किसके बराबर होगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 इनटू ये साइन कितना है, साइन R1 कितना है मेरे दोस्त, साइन R1। मेरे दोस्त आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से ये एंगल कैसे निकालेंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 इक्वल टू 4/3 इंटू साइन R1। तो साइन R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/8। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 3/8। जब भी आपको ऐसा दिखे साइन R1 इक्वल टू 3/8 और ये वाली वैल्यू निकालना है, तो आप बोल दो ये इधर गया तो इनवर्स हो गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर ठीक है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इनवर्स ले लेते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन R1 हो जाता है, और साइन इनवर्स ऑफ 3/8 क्या होता है, साइन इनवर्स 3/8।
सही है। लेकिन अभी के लिए हम चूंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं जानते हैं, तो अगर बोलो कि साइन इधर हो गया इनवर्स हो गया, बात खत्म, है ना, पर ऐसा होता नहीं है। चलिए आइए, ठीक है, तो ये R1 की वैल्यू हमको पता चल गई है। यार अब ये सोचो कि θ1 कैसे निकालेंगे, θ1 कैसे निकालेंगे, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, θ1 कैसे निकालेंगे। देखिए θ1 कैसे निकालेंगे, अगर आप इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर दें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हाँ बनेगा। कैसा होगा ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, है ना, ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है R1, ये 90 और ये θ1, सॉरी इस पे इधर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो ये θ1 है, ये θ1 नहीं है, इसको कुछ x मान लो, तो हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस x प्लस R1 इक्वल टू कितना 180, तो x प्लस R1 कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो x प्लस R1 की वैल्यू क्या लिख लें, R1, अच्छा इधर लिख लेते हैं, ये R1 भी इधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया 90 माइनस R1। अब हमको क्या x चाहिए, x चाहिए क्या, नहीं, क्या चाहिए θ1, तो θ1 को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल 90 और 90 में से x निकाल दोगे तो क्या बचेगा θ1, तो 90 माइनस x क्या हो जाएगा θ1। बात समझ आ रही है क्या, तो हम x को क्या पुट कर सकते हैं, x को क्या पुट कर सकते हैं 90 माइनस θ1, तो यहाँ x को पुट करिए, x को क्या पुट कर लीजिए आप 90 माइनस θ1 इक्वल टू 90, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा दोस्त 90 माइनस R1, तो ये 90 और ये 90 क्या होगा कैंसिल होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, अरे भैया θ1 इक्वल टू कितना आ गया R1 आ गया, θ1 किसके बराबर R1। अरे आप इतना क्यों कर रहे थे, ये तो दिख ही रहा था, हाँ दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा था, पर मैं सोच रहा था कि बस सिर्फ कह दूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो तो मजा नहीं आएगा, एक बार आप ऐसे करके देखोगे ना तो फील आएगा, अच्छा ये बात, हाँ ये बात मेरे दोस्त। अब देखो हम यहाँ पर ई भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ई भी लिखना पड़ेगा, हमें ई भी फाइंड करना है, ये सारा कितना होगा। अब देखो ये दूसरे तरीके से सोचते हैं जो हम पढ़ते आए हैं जीवन भर, एक इंटरफेस, ये पहला इंटरफेस, ये दूसरा इंटरफेस, ये रे और ये रे पैरेलल, एक ये ट्रांसवर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ ये नॉर्मल है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, मतलब मेरे दोस्त R1 किसके बराबर हो जाएगा θ1 के, यही बात को हम डेराइव किए थे, अरे बोलो ना। तो मेरे दोस्त R1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, R1 की वैल्यू हमने निकाला था साइन इनवर्स 3/8, R1 कितना हो गया 3/8, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि R1 किसके, ये R1 किसके बराबर होगा θ1 के, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर होगा, तो θ1 की भी वैल्यू कितनी आ गई, θ1 की वैल्यू कितनी आ गई साइन इनवर्स 3/8, साइन इनवर्स 3/8। अच्छा ऐसा क्या, हाँ अब इंटरफेस 2 पर आते हैं, कहाँ आते हैं इंटरफेस 2 पर, है ना, एट इंटरफेस 2। अब इंटरफेस 2 पर क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लगाओ स्नेल्स लॉ, इस एंगल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 4/3, और ये वाला एंगल साइन θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 3/2, और इसका साइन R2, साइन θ1 क्या, अरे भैया θ1 है साइन इनवर्स 3/8, तो साइन θ1 कितना होगा 3/8, साइन θ1 कितना होगा 3/8, यहाँ देखो ना साइन R1 कितना था 3/8 और R1 θ1 के बराबर है, तो साइन R1 की जगह पर θ1 पुट कर दो, तो साइन θ1 क्या हो गया 3/8,
8 हो गया। तो साइन थीटा 1 को हम क्या लिखेंगे 4/3 इंटू 3/8 इक्वल टू 3/2 इंटू साइन R2। ये 2 बार में गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो साइन R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। इसका मतलब R2 कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स 1/3 हो गया। अच्छा, हमने कहाँ तक निकाल लिया, हमने R1 निकाल लिया, θ1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया। अरे यार देखो ना फिर से, ये जो θ2 है ये R2, ये दोनों क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो θ2 इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ2 की भी वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगी। अच्छा, इतना आसान है, बहुत आसान है, इतना ही आसान है दोस्त। तीसरे इंटरफेस पर आते हैं, एट इंटरफेस 3। इंटरफेस 3 की बात करते हैं। तीसरे इंटरफेस पर क्या हो रहा है, इस वाले पे, तो इस वाले पर फिर लगाओ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इनटू ये वाला एंगल साइन θ2 इक्वल टू, यहाँ देखिए ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3 है ना, तो ये क्या इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इनटू ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R3। बात समझ आ रही है क्या दोस्त? आइए 3/2 इनटू साइन θ2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन θ2 अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3। देखो साइन R2 की वैल्यू 1/3 और R2 θ2 इक्वल है, तो R2 की जगह पर θ2 पुट करो, तो साइन θ2 कितनी 1/3। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन R3, तो 3 और 3 कैंसल, ये कितना हो जाएगा साइन R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो R3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त साइन इनवर्स 1/4। R3 कितना साइन इनवर्स 1/4। तो R3 और θ3 बराबर होगा, तो θ3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स 1/4 हो जाएगी। अब आइए फोर्थ इंटरफेस पे, कौन से पे, फोर्थ इंटरफेस पे। फोर्थ इंटरफेस पे अपन बात कर लेते हैं क्या होगा। फोर्थ इंटरफेस पे क्या होगा मेरे दोस्त, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और ये वाला एंगल साइन θ3, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो एयर में आ गया, और ये साइन ई। मेन गोल अपना यही था कि यार ई निकालो क्या होगा, बहुत अच्छा आंसर आएगा देखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन θ3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 इक्वल टू साइन ई। तो ये कितना हो गया 1/2, तो साइन ई की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। ये साइन थीटा 1/2 किस थीटा पे होता है, किस एंगल पे 1/2 होता है 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन ई की वैल्यू 1/2, तो ई की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। अरे यार मतलब ई कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। किस एंगल पर इंटर किया था रे 30 डिग्री पे, किस एंगल पर बाहर आया 30 डिग्री पे, इसीलिए उसमें हमने दिखाया था कि एंगल आई किसके बराबर होता है एंगल ई के, एंगल आई किसके बराबर होता है एंगल ई के बराबर होता है, ठीक है। और ये इसी वजह से ये दोनों रेज क्या होती हैं पैरेलल हो जाती हैं। तो आज हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, ये मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मेरा विश्वास मानो इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये आपके लिए मोर देन एनफ है एक ग्लास स्लैब वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए आइए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी, और आज हम लाइट चैप्टर की विदाई कर देंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी खूब अच्छे से इसे पढ़ेंगे, और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि मेरा जो भी एफर्ट है वो किसी न किसी के जीवन को परिवर्तित करेगा, किसी न किसी का इंटरेस्ट बिल्ड करेगा फिजिक्स में। मैं उसी उम्मीद के साथ आज इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ मेरे दोस्त। आप खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, जीवन में खूब अच्छा करिए। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद।